हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल और आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में दी ओल्ड गार्ड्स फिल्म की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में, जिसमें मैं इस फिल्म की सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में एंडिंग ही काफी ज्यादा डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि फिल्म की पूरी स्टोरी इतनी ज्यादा सिंपल है जिसे ट्रेलर में भी बता दिया गया था और इसके अलावा फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया गया है। इसीलिए फिल्म में कौन से सीन में क्या हो रहा है वो डिटेल मुझे आपको देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसके अलावा फिल्म से जुड़े हुए काफी सारे राज है जिन्हें फिल्म में सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है, इन सभी डिटेल्स को फिल्म के सीक्वल के लिए रोक दिया गया है। जो बनेगा भी या नहीं, उन्हीं सारी चीजों पर डिस्कशन में इस वीडियो में करने वाला हूँ। यानी कि ये वीडियो हैवी स्पॉइलर से भरी हुई है, जिसका आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं फिल्म की सारी डिटेल्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। खैर, तो फिल्म का पूरा फोकस चार्लिस थेरोन के कैरेक्टर एंडी पर किया जाता है, जिसका पूरा नाम फिल्म में एंड्रोमिका ऑफ सीथिया है, जो एक पूरी की पूरी इमोर्टल टीम्स को लीड करती है। एक ऐसी टीम जो कई सौ सालों से जिंदा है, जिसके बारे में इन्हें खुद नहीं पता कि ये कब मरेंगे। यानी हर बार इस पूरी की पूरी ओल्ड गार्ड टीम को यही लगता है कि कोई भी एक खतरनाक मिशन उनकी जिंदगी का आखिरी मिशन हो सकता है। और यही कॉन्सेप्ट इस फिल्म को बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है, और यहाँ तक कि इसके मिनी सीरीज के कॉमिक बुक को भी, जिसके टोटल 5 इश्यूज है। और फिल्म में जिस स्टोरी को कवर किया गया है वो कहानी एक्चुअल में कॉमिक बुक के फर्स्ट इश्यू से लेकर 5th इश्यू तक कंटिन्यू की गई है। यानी देखा जाए तो कॉमिक बुक के पूरे 5 इश्यू को ही इस फिल्म में एक्सप्लेन कर दिया गया है। लेकिन फिल्म की डायरेक्टर गीना प्रिंस के अकॉर्डिंग इस फिल्म के टोटल 3 पार्ट्स बनेंगे, यानी कि पूरी एक ट्रिलॉजी। और अगर कॉमिक बुक पर अब फिर से आए तो कॉमिक बुक 5th इश्यू के बाद इसी की 5th स्टोरी को पूरी तरीके से 5 और इश्यूज में कंटिन्यू करती है। यानी कि एक स्टोरी जो 5th इश्यू की है उसे पूरे इसके 5th चैप्टर के 5 इश्यू तक कंटिन्यू किया जाता है। यानी अगर सिंपली देखा जाए तो इस मिनी सीरीज के टोटल 10 इश्यूज है, बट हर एक कॉमिक बुक में कहानियां अलग है, सिवाय 5th के बाद कंटिन्यू की गई बाकी की स्टोरीज के। और अब अगर मैं बात करूं कि इस फिल्म की स्टोरी को अगर फर्स्ट पार्ट में ही पूरे के पूरे 5 इश्यू में कंप्लीट कर लिया गया है तो सेकंड इश्यू में हमें क्या देखने मिलेगा? तो फिलहाल तो सेकंड इश्यू में हमें फिल्म की एक अच्छी कहानी को कंटिन्यू करते हुए दिखाया जाएगा। यानी सिंपली कहूँ तो फिल्म के सेकंड पार्ट का एक और पार्ट बनाया जाएगा, जिससे ये पूरी की पूरी ट्रिलॉजी कंप्लीट होगी। क्योंकि फिल्म में जिस तरीके से इनके फ्लैशबैक दिखाए गए हैं और इनका स्ट्रगल वो लोगों को क्लियर तरीके से बताया नहीं गया, और इनके पास में भी इसके कॉमिक बुक की हर एक इश्यू में काफी अच्छी कहानियां हैं, जिसे इस फिल्म में जरा भी नहीं छुआ गया। और हो सकता है कि उस कहानी को फिल्म के सीक्वल में दिखाया जाए, क्योंकि फिल्म के एंड में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिस कैरेक्टर का इस फिल्म में सिर्फ जिक्र किया गया था, और वो कैरेक्टर था क्वीन का, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो आते हैं फिर से फिल्म के प्लॉट की डिटेल पर, जहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि इस इमोर्टल टीम का नाम है ओल्ड गार्ड्स, जिसका रेफरेंस सीधे काफी ओल्ड रेजिमेंट से लिया गया है यूएस की। और ये टीम आपस में कॉन्टेक्ट करती है एक दूसरे से तब जब किसी मिशन के लिए इन्हें बुलाया जाता है, और इस बार भी एंड्रोमिका ब्रूकर के कहने पर एक मिशन पर आई है। और हाँ, इसके अलावा हमें ये भी बताया जाता है कि एंड्रोमिका और उसकी पूरी की पूरी टीम एंड्रोमिका के ही कहने पर 1 साल के लिए पूरी तरीके से अंडरग्राउंड हो गए थे, क्योंकि एंड्रोमिका को कोई भी खून खराबा नहीं करना था। लेकिन अब वो जब 1 साल बाद वापस आई है तो भी हालात ज्यादा नहीं बदले, जो हम इस सीन में टीवी पर चल रही न्यूज में देख सकते हैं कि ये इमोर्टल्स दुनिया के लिए कितना भी कुछ कर ले, हालात बदलेंगे नहीं। जो कि वहाँ पर खड़े एंड्रोमिका यानी कि एंडी भी सोच रही है, जहाँ पर वो अपनी टीम से मिलने के बाद सीधे इस मिशन को करने से मना कर देती है, क्योंकि उससे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन फिर भी ब्रूकर इसकी पूरी की पूरी श्योरिटी देता है कि ये मिशन उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस बार उन्हें कुछ बच्चियों को रेस्क्यू करवाना है। और ये मिशन ब्रूकर को और किसी ने नहीं बल्कि कॉपली नाम के कैरेक्टर ने दिया है, जो कि एक एक्स FBI एजेंट है, बट वो खुद को छुपाने में बहुत ज्यादा माहिर भी है। और इसके अलावा बाकी दूसरे लोगों के डेटास भी, कि किसे कब कैसे गायब करना है। और अब देखा जाए तो जिस मिशन पर एंड्रोमिका अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ गई थी वो एक सेटअप था, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉपली को ये चेक करना था कि ये लोग इमोर्टल है भी या नहीं, जिसमें उसका अनुमान बिल्कुल सही निकला। और उसके पास अब एक फुटेज है, जो फुटेज को वो सीधे यहाँ से मैरिक नाम के कैरेक्टर के पास ले जाता है, जो की काफी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाता है। यानी कि वो दवाई बनाने का काम करता है, खास करके इंसानों की उम्र बढ़ाने वाली दवाई। और इस बार उसके हाथ गोल्डन चांस लगा है इमोर्टल्स को पकड़ने का, जिसका खुला ऑफर कॉपली ने उसे दिया है कि ऐसे लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और अब मैविक और उसके लोग यही चाहते हैं कि वो लोग जल्द से जल्द इन इमोर्टल्स को पकड़कर इन पर एक्सपेरिमेंट शुरू करे और खुद की कंपनी के लिए एक इमोर्टल दवाइयां बनाए, उनके पूरे के पूरे DNA के सैंपल को लेकर कि इनकी इमोर्टेलिटी काम कैसे करती है, जिसके बारे में खुद उन इमोर्टल्स को भी नहीं पता। और अब बात करें कॉपली की, तो कॉपली ने ये सब कुछ अपनी वाइफ के दर्द से मरने के बाद चुना है, कि जिस तरीके से उसकी वाइफ तकलीफ से मरी है वैसे और कोई ना मरे, और फार्मास्यूटिकल कंपनी ऐसी कोई दवाई बनाए जिससे इंसानों को भी उसका फायदा हो। यानी कि इमोर्टल से उनकी इमोर्टेलिटी का सीक्रेट चुराना, ताकि इससे ह्यूमैनिटी को फायदा हो। लेकिन यहाँ पर कॉपली से गड़बड़ ये होती है कि जिस बंदे यानी कि मैरिक को उसने चुना है वो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट ही देखता है, यानी कि उसे पैसे से मतलब है, ना कि किसी इमोर्टल से, कि वो उनका DNA लेकर उन्हें काफी आसानी से छोड़ देगा। जिसका मतलब साफ है कि वो उन इमोर्टल्स पर चूहों की तरह एक्सपेरिमेंट करता रहेगा
रहेगा जब तक उसे उनकी इमोर्टैलिटी का राज पता नहीं चल जाता तो, और अगर पता चल भी गया तो भी वो उन्हें बाहर ऐसा खुला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर्स जिन्हें फिल्म में दिखाया नहीं गया वो इन्हीं फॉर्मूलाज के पीछे पड़े हैं, अगर सच में ऐसा कोई फॉर्मूला है तो। और अब दूसरी तरफ ओल्ड गार्ड की टीम का मकसद यही है कि वो किसी न किसी तरीके से कॉपली को ढूंढे और उसके पूरे कनेक्शन को उसी के साथ खत्म कर दे, ताकि उनका राज ही रहे, जो कि अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। क्योंकि अगर बात करें एंड्रोमिकी की, तो हमने उसके कैरेक्टर को स्टार्ट में ही देखा कि वो किस तरीके से खुद की आइडेंटिटी लोगों से छुपा कर रखती है, खास करके किसी फोन में अगर उसका फोटो आ गया तो वो उस फोन में से उस पिक को डिलीट करवा देती है, ताकि उसकी आइडेंटिटी किसी के भी सामने रिवील्ड ना हो। लेकिन इन्हीं सभी झमेलों के बीच हमें अफगान में मिलाया जाता है एक और कैरेक्टर नाइल फ्रीमैन से, जो कि नई इमोर्टल बनी है, जिसकी वहाँ पर एक टेररिस्ट हत्या कर देता है उसकी गर्दन पर नाइफ चलाकर, जिससे वो बच जाती है और उसके बाद उसके दोस्त उससे दूर रहने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर से लेकर कैंप में किसी को भी नहीं पता कि वो इतनी बुरी कंडीशन से इतनी आसानी से कैसे बच गई और उसके घाव कैसे ठीक हो गए। यानी एक तरीके से उसे उस बेस में डॉक्टर ने बेवकूफ बनाकर रखा हुआ है, ताकि बाद में उसे दूसरी जगह ले जाकर उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया जा सके। लेकिन एंड्रोमिका ऐसा कुछ भी होने नहीं देगी, इसलिए वो आधी ट्रेन में से उतरकर सीधे नाइल के पास पहुंच जाती है उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए, ताकि वो उसे सारी की सारी डिटेल एक्सप्लेन कर सके कि इमोर्टैलिटी उनमें काम कैसे करती है और नाइल को आगे क्या चुनना है अपने रास्ते में, कि वो उसके जैसे लोगों के साथ रहेगी या फिर अपनी फैमिली के साथ, जो उसी के सामने पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, बट उसे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ तक कि उसकी एज भी नहीं बढ़ेगी, जिस पर लोगों की नजर काफी जल्दी चली जाएगी। इसलिए नाइल के लिए बेहतर यही होगा कि वो अपने जैसे यानी कि इमोर्टल्स के साथ रहे, यानी कि ओल्ड गार्ड की टीम, जो अब उसकी नई फैमिली है। और नाइल की ही एंट्री के साथ हमें पता चलता है कि इमोर्टल्स आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कैसे करते हैं, जहाँ पर अगर वो एक दूसरे से दूर हो गए तो उन्हें एक दूसरे के विजन्स दिखाई देते हैं सपने में, जिनकी मदद से वो एक दूसरे से काफी आसानी से मिल जाते हैं। और ऐसा ही कनेक्शन कई 100 सालों बाद अभी ओल्ड गार्ड्स का नाइल के साथ बना है, जो क्यों और किस लिए हुआ ये बात खुद ओल्ड गार्ड्स को नहीं पता, क्योंकि इनकी टीम का आखिरी मेंबर जो इनकी टीम में आया था वो ब्रूकर ही था, जिसे इस टीम में शामिल हुए लगभग 200 साल हो गए हैं। और यहाँ पर अब ब्रूकर के कैरेक्टर की बात कर ले तो ब्रूकर ने साल 1800 में नेपोलियन के लिए वॉर भी लड़ी है, जिसकी एक पूरी की पूरी स्टोरी ऑब्वियसली इसकी कॉमिक बुक के इशू में दिखाई गए है कि किस तरीके से उसे अपनी इमोर्टैलिटी का पता चला और कैसे उसने आगे चलकर इन सभी चीजों को फेस किया, जैसे कि उसके परिवार का उसी के सामने बूढ़ा होकर पूरी तरीके से खत्म हो जाना और उसका बिल्कुल यंग रहना। और ऐसे ही किसी बीच ब्रूकर जाकर जब अपने मरते हुए बेटे को मिलता है कैंसर की बीमारी से, तो वो उससे उसकी इमोर्टैलिटी का राज पूछता है, जिसके बारे में ऑब्वियसली ब्रूकर को कुछ भी नहीं पता, और वो वहाँ पर अपने ही बेटे की नजर में गिरकर चुपचाप चला जाता है। और ये चीज उसे बहुत ही ज्यादा सताती है। यानी देखा जाए तो सारे के सारे इमोर्टल्स एक तरीके से एक लंबी सजा काट रहे हैं, वो सजा जिनके बारे में उन्हें खुद नहीं पता। यानी इमोर्टैलिटी को लेकर जो लोग ये सोचते हैं कि ये एक गिफ्ट है, तो एक हिसाब से ये एक सजा भी है, जिसे सभी के सभी ओल्ड गार्ड्स के मेंबर काट रहे हैं। खैर, तो एंड्रोमिका जाकर नाइल को अपनी टीम में भर्ती कर लेती है, जिस पर पहले तो नाइल भरोसा नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे उसे विश्वास होने लगता है। और जब वो ओल्ड गार्ड की बाकी मेंबर से मिलती है तो उसे यकीन हो जाता है इमोर्टैलिटी पर। बट नाइल को ये चूज करना है कि वो इन ओल्ड गार्ड्स के साथ रहना चाहेगी या फिर अपनी फैमिली के साथ, जिसके लिए पहले नाइल सबसे पहले अपनी फैमिली को चुनती है कि जब तक उसकी फैमिली को इसके बारे में पता चलेगा तब तक काफी साल बीत जाएंगे और एक अच्छा टाइम वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकती है, जिस बारे में उसे ब्रूकर सीधे सीधे मना भी करता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी मत करे, क्योंकि जो दर्द ब्रूकर ने सहा है वैसा ही दर्द नाइल को भी मिलेगा। इसलिए ब्रूकर नहीं चाहता कि नाइल ऐसा कोई कदम उठाए। बट नाइल की नजरों से देखे तो नाइल अब कोई भी खून खराबा नहीं चाहती और न ही किसी और को मारना चाहती है, जैसी काफी दर्दनाक मौत उसने फ्रांस के एक चर्च में भी देखी, जिस चर्च को ओल्ड गार्ड काफी साइड से अपना सीक्रेट हाइड आउट बनाकर रखते हैं, जहाँ पर कॉपली मैरिक के कहने से पूरी के पूरी टीम लेकर पहुंच जाता है और वहीं पर मैरिक के लोग निकी और जो को अपने साथ ले जाते हैं। और इसी बीच ब्रूकर काफी बुरी तरीके से घायल भी हो जाता है और एंडी इन सब से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और अकेले ही आधी से ज्यादा फोर्स को खत्म कर देती है। और यही चीज अब नाइल के दिमाग में छप गई है कि ओल्ड गार्ड्स लोगों को मारने के अलावा और कुछ नहीं करते। खैर, तो ब्रूकर खुद को धीरे धीरे ठीक कर लेता है, क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा घाव होगा उसे भरने में उतना ही ज्यादा टाइम जाता है। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एंड्रोमिका अपनी इमोर्टैलिटी की पावर खो चुकी है, क्योंकि उसके जख्म भर नहीं रहे, जिसके बारे में वो अपनी टीम को बिल्कुल भी नहीं बताती। बट यहाँ पर एंड्रोमिका को ये बात साफ साफ समझ आ जाती है कि इतने सालों बाद उनकी टीम में एक और मेंबर क्यों आई है, नाइल। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर अब एंड्रोमिका का टाइम आ गया है, यानी कि उसकी इमोर्टल पावर खत्म हो गई है और उसकी जगह कोई और तो लेगा ही, जो कि ऑब्वियसली नाइल होगी। लेकिन ऐसा कुछ कॉमिक बुक में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। कॉमिक बुक में एंड्रोमिका की पावर कभी भी नहीं गई, यानी कि फिल्म में एक अलग सा ट्विस्ट डाला गया है ताकि ऑडियंस फिल्म के सीक्वल का काफी बेसब्री से वेट करे, ये जानने के लिए कि एंड्रोमिका के साथ होगा क्या और क्या वो फिल्म के सीक्वल में मरेगी भी या नहीं। और इस हमले के पहले नाइल क्वीन के कैरेक्टर का भी नाम लेती है, जिसके सपने उसे आते रहते हैं, जो कि पानी के अंदर एक लोहे के ताबूत में बंद है। और क्वीन और कोई नहीं बल्कि कॉमिक बुक में एंड्रोमिका की गर्लफ्रेंड है, यानी कि एक लेस्बियन कैरेक्टर। और शायद फिल्म में भी ये दोनों एक दूसरे से उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं। और क्वीन का कैरेक्टर ओल्ड गार्ड्स की इस दुनिया की दूसरी इमोर्टल है, जिसका ईयर 3300 BC का है। लेकिन क्वीन कई 100 साल तक ऐसे ही अकेले भटकती रही, जिसके बाद जाकर उसकी मुलाकात एंड्रोमिका से हुई थी। और एंड्रोमिका की ईयर की बात करें तो
ये ईयर 3400 BC का है। यानी देखा जाए तो एंड्रोमेका इस यूनिवर्स की तीसरी इमोर्टल है, यानी पहला इमोर्टल अभी भी यहाँ पर गायब है, जिसकी पूरी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, जिसे फिल्म में पूरी तरीके से बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, क्योंकि कुछ सस्पेंस फिल्म के सीक्वल के लिए रखे गए हैं। खैर तो स्टोरी से हमें ये बात पता चलती है कि क्वीन और एंड्रोमेका एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, जिन्होंने एक ही साथ मिलकर काफी सारी जंगें लड़ी है। और अब यहाँ पर बात करें एंड्रोमेका के बारे में कि उसकी उम्र कितनी है, तो उसकी भी कुछ हिंट हमें फिल्म में दिए गए फ्लैशबैक और उसके नाम के साथ, जो कि एंड्रोमेका ऑफ सेथिया भी है। और अगर सेथिया पर आए तो सेथिया को आज की तारीख में यूरेशिया बोला जाता है, और इस हिसाब से देखा जाए तो एंड्रोमेका की एज लगभग 6000 साल की हो सकती है, जिसका ईयर मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया है। और इसके अलावा हमने एंड्रोमेका नाम साल 2004 में आई हुई फिल्म ट्रॉय में भी सुना है, जिस फिल्म में एंड्रोमेका के कैरेक्टर का रोल प्ले किया था सैफरन बुरोस ने, जो कि इस फिल्म में वाइफ बनी थी हेक्टर के कैरेक्टर की, जो कि ट्रॉय की हिस्ट्री में बिल्कुल रियल थे। तो हाँ, शायद इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इन कैरेक्टर्स को हिस्ट्री से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट किया गया है। और अगर एंड्रोमेका के नाम की मीनिंग की बात करें तो उसके नाम का सीधा सीधा मतलब बनता है मर्दों को मारने वाली औरत, जिससे उस टाइम पीरियड में लोग पूछते भी थे, और ये बात खुद एंड्रोमेका ने नाइल से कही थी। और इसके अलावा हमें फिल्म में एक टाइम पीरियड विच ट्रायल्स का भी दिखाया गया, जिसका ईयर 1693 का था, और उस ट्रायल में एंड्रोमेका और क्वीन को विच समझा गया, जिसके चलते उन्हें कई बार फांसियों पर भी लटकाया गया, और इसके अलावा उन्हें बाकी दूसरी मौत भी दी गई, और उन सब का भी उन दोनों पर कोई भी असर नहीं पड़ा, जिसके बाद इन दोनों को अलग कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पर लोगों का मानना यह था कि इन दोनों विचेस की पावर एक साथ रहने से स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके चलते क्वीन को 500 सालों तक सबसे बुरी सजा दे दी गई, जो कि उसे आयन में डालकर समंदर के बीचों बीच फेंक दिया गया। और आज भी क्वीन मरकर फिर से जिंदा होती है उस आयन के कॉफिन में, जिसे 50 साल तक एंड्रोमेका ने अपनी टीम के साथ ढूंढा, बट बाद में उसने ढूंढना बंद कर दिया, क्योंकि उसे कभी भी लोकेशन पता नहीं चली कि उसे किस जगह पर डुबाया गया था। यानी कि पास्ट में जो कुछ भी क्वीन के साथ हुआ था, वो सब कुछ अब एंड्रोमेका अपनी आज की टीम के साथ बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहती, जो कि अब फिर से हुआ है ब्रूकर की गलती से, क्योंकि निक और जो को पकड़ लिया गया है, और ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इन दोनों को अपनी इमोर्टेलिटी का पता एक दूसरे को मारने के बाद पता चला था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कई घंटे तक मार ही रहे थे, और रिजल्ट कुछ भी निकल कर नहीं आया था। और अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें तो इन दोनों की हिस्ट्री हमें सीधे ले जाती है रिलीजन वॉर में, और मेरे ख्याल से ये रिलीजन वॉर और कोई नहीं बल्कि क्रूसेड हो सकती है, जिसका ईयर था 1095 से लेकर 1492 तक का। और ये वॉर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच चली थी, यानी कि टेम्पलर और अरब एक दूसरे के अपोजिट थे, जिनमें से अरब की तरफ से जो था और टेम्पलर की तरफ से निकी का कैरेक्टर, जो धर्म की बातें करते हुए हमें इस पूरी की पूरी फिल्म में नजर आता है। तो मेरे ख्याल से ओल्ड गार्ड्स के सभी मेंबर्स की पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है, लेकिन इसके अलावा भी काफी कुछ एक्सप्लोर करने को है इस ओल्ड गार्ड्स के पूरे यूनिवर्स में, जिसे फिल्म में मैं अभी भी कह रहा हूँ पूरी तरीके से बिल्कुल भी छुआ नहीं गया। खास करके एंड्रोमेका की पूरी ओरिजिन, जिस लाइफ में उसने काफी कुछ खत्म होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है, यहाँ तक कि अपने प्यार को भी, जिसकी एक झलक हमें फिल्म में दिखाई गई। और इस कैरेक्टर का नाम एक्चुअल में लाइकॉन था, जो कि ओल्ड गार्ड के इस यूनिवर्स का सबसे पहला इमोर्टल है। लेकिन कॉमिक बुक की कंपैरिजन करें तो कॉमिक बुक में लाइकॉन नाम का ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये एक रेफरेंस है कॉमिक बुक का ही, जिस कॉमिक बुक में हमने एंड्रोमेका की लाइफ को उसके लव इंटरेस्ट के साथ जीते हुए देखा, जिसमें वो कभी बूढ़ी नहीं हुई, बल्कि उसका लव इंटरेस्ट बूढ़ा हो गया, और एक टाइम पर उसने सीधे एंड्रोमेका को अपनी लाइफ से चले जाने के लिए कहा। और कॉमिक बुक में एंड्रोमेका के कैरेक्टर ने कुछ ऐसा ही किया। लेकिन फिल्म की बात करें तो फिल्म में सीधे लाइकॉन का कैरेक्टर 331 BC से बिलोंग करता है, यानी कि सबसे पहला इमोर्टल, जिसकी कहानी हो सकता है कि मेरे हिसाब से एंड्रोमेका ने अपने दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं सुनाई है, जिसका फायदा फिल्म के सीक्वल में क्वीन जरूर उठाएगी। क्योंकि अगर आप लाइकॉन की डेथ के सीन को काफी ज्यादा ध्यान से देखो तो आपको वहाँ पर एंड्रोमेका के साथ साथ क्वीन भी नजर आएगी, यानी कि सीथिया की इस वॉर में लाइकॉन का कैरेक्टर भी था, जो शायद इन दोनों से ही प्यार करता था, बट उसकी डेथ हुई, जिसकी डेथ को राज बनाकर पूरी तरीके से सेफ रखा गया है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि हमें एंड्रोमेका की भी इमोर्टेलिटी का राज फिल्म के सीक्वल में पता चले, और ये भी कि उनकी पावर्स खत्म क्यों हुई। और अगर सिंपली देखा जाए तो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट मुझे प्यार का लगता है, जो प्यार एंड्रोमेका का शायद लाइकॉन से हटकर क्वीन की तरफ ज्यादा बड़ा था, जिसके चलते हो सकता है कि लाइकॉन की इमोर्टेलिटी की पावर पूरी तरीके से खत्म हो गई, यानी कि उसके दुनिया में रहने का मकसद पूरी तरीके से खत्म हो गया है। और ऐसा ही कुछ अब एंड्रोमेका भी सोचती है, जिसके चलते उसकी भी पावर्स खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एंड्रोमेका क्वीन को लेकर ये बातें नहीं सोचती, बल्कि दुनिया में अच्छाई की बातें को लेकर सोचती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, दुनिया में कुछ भी नहीं बदलेगा। बट एंड में ऐसा होता है, जिसकी पूरी की पूरी डिटेल कॉपली नाम का कैरेक्टर उन सभी को एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो लोग लोगों से छुपकर अपना काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें भेजा गया, यानी कि इंसानियत को बचाए रखना, जिनके बचाने से उन्हीं शख्स ने दुनिया में काफी अच्छे कारनामे किए। और अब यही होप मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एंड्रोमेका की पावर्स को फिर से वापस लाने में उसकी मदद करेगी। और अब बाकी फास्ट फॉरवर्ड पर आए कहानी के, एंड्रोमेका अपनी टीम को लेकर बचे कुछ 3 लोगों को लेकर सीधे पहुंच जाती है कॉपली के पास, जहाँ पर जाने के बाद नाइल उसका साथ नहीं देती और अपने रास्ते निकल जाती है। लेकिन आधे रास्ते में नाइल को
ये पता चलता है कि जो गन उसे एंड्रोमिका ने दी है वो पूरी तरीके से खाली है, जिसे खाली रखने का काम ब्रूकर ने किया था। यानी कि ब्रूकर कॉपली के कैरेक्टर के साथ मिला हुआ है, क्योंकि ब्रूकर को यहाँ पर यह लगता है कि उसकी इस इमोर्टेलिटी के श्राप को खत्म कॉपली काफी आसानी से कर सकता है अगर उन लोगों ने इमोर्टेलिटी की दवाई बना ली तो। ऐसे में उनकी डेथ का राज भी ढूंढा जा सकता है और वो सभी लोग शांति से मर सकते हैं। लेकिन एंड्रोमिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। बट वहाँ पर ब्रूकर को पता चलता है कि एंड्रोमिका की इमोर्टल की पावर भी खत्म हो गई है, जिसका उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है। बट ऐसा कुछ हो उसके पहले ही वहाँ पर मैरिक पहुंच जाता है और एंड्रोमिका और ब्रूकर को अपने साथ ले जाता है, जो चीज अब कॉपली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि कॉपली ये सब इसीलिए कर रहा था कि इससे इंसानियत को एक तोहफा दिया जा सके। बट उसे बाद में रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल गलत है, जिसके बाद नेल के साथ मिलकर वो फिर से एक बार ओल्ड गार्ड्स की पूरी टीम को छुड़ाने चला जाता है। बट नाइल उसे अपने साथ आने के लिए मना करती है, क्योंकि आगे ऑब्वियसली उसकी जान का खतरा है। जिसके बाद नाइल जैसे तैसे कर अपनी टीम को छुड़ाती है और वो सभी लोग मिलकर मैरिक को वहाँ पर मार देते हैं और काफी आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पूरे के पूरे सबूत को गायब करने का काम कॉपली ही करता है, जो अब आगे चलकर ओल्ड गार्ड्स की टीम की मदद करेगा। यानी कि दुनिया में बुराई को खत्म करने में वो भी अब ओल्ड गार्ड की टीम का हिस्सा है। फिर उसके बाद हम ओल्ड गार्ड के सभी मेंबर्स को देखते हैं एक बार में बैठे हुए, जहाँ पर ये फैसला किया जा रहा है कि ब्रूकर को क्या सजा मिले। और सजा के तौर पर ब्रूकर को पूरे 100 साल के लिए ओल्ड गार्ड की टीम से अलग कर दिया जाता है, वो भी बिल्कुल अकेला और तन्हा, जिस तन्हाई में वो फिर से पीना शुरू कर देता है और भी ज्यादा। और ऐसे ही 6 महीने बीतते हैं और फिल्म के एंडिंग क्रेडिट सीन में हम देखते हैं क्वीन के कैरेक्टर की वापसी, जो अपनी वापसी में पानी पीती रहती है, जिसने इस पानी को समुद्र में 500 सालों तक पिया। और शायद अब क्वीन इन सब से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, खास करके एंड्रोमिका से। बट अब वो ब्रूकर के साथ मिलकर उसे सच्चाई बताएगी कि कैसे एंड्रोमिका ने उसे और लाइकन को छोड़ दिया, जिसमें से लाइकन की मौत सेथियन युद्ध के दौरान हो गई, जिससे शायद ब्रूकर को ये लगेगा कि एंड्रोमिका को ये पता है कि इमोर्टल की पावर्स कैसे खत्म होती है, जो उसने ब्रूकर को कभी भी नहीं बताई। और ये चीज ब्रूकर को बहुत ही ज्यादा हर्ट करेगी, जिसके चलते वो क्वीन के साथ हो जाएगा, क्योंकि कॉमिक बुक में भी क्वीन का कैरेक्टर ऐसे ही अपनी एंट्री करता है और ब्रूकर को अपने साथ कर लेती है, जिसके चैप्टर का नाम फोर्स मल्टीप्लाइड है। तो ये है फिल्म का पूरा डीप एनालाइज, वो भी इसके पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन के साथ। अब आई होप इस वीडियो से आपको इस फिल्म के पूरे यूनिवर्स को समझने में काफी ज्यादा आसानी हुई होगी। तो इसी आसानी पर एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर, क्योंकि इस टाइप की डिटेल्स पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने में सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, जो मैंने भी की है इस वीडियो में, इसलिए लाइक तो बनता ही है। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, वो भी नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी चैनल। जिन सभी डिटेल्स को लेकर अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप उस बारे में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब चलिए सीधे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।